उसमें है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कि कैसे हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया होता है। उस अभिक्रिया को हम लोग कॉपी पर कैसे बनाएंगे, दिखाएंगे, ये सारा चीज़ को हमें समझना है। लेकिन उससे पहले हमने जो पिछला क्लास में पढ़ा, पिछला मतलब कि पढ़ा था लोग, पहले जो हमने केमिस्ट्री पढ़ा था 9th क्लास में, उसका कुछ रिवीजन जरूरी है। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं लोग कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हम लोगों को याद रखना होगा इस चीज़ को आगे पढ़ने के लिए। तो उस चीज़ को देखते हैं लोग थोड़ा सा। हमने पहले क्या क्या चीज़ पढ़ रखा था, बहुत सारा लोग, बहुत सारा पॉइंट था। क्या क्या था? हमें मालूम है ना कि परमाणु क्या होता है। हमें परमाणु का मालूम है, हमें अणु का मालूम है, हमें आयन का मालूम है। आयन में भी दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ये दो चीज हमने पढ़ा था। हमने मोल के बारे में पढ़ा था कि मोल क्या होता है। ये सब चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कैसे 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 ये सब चीजें होती हैं। जैसे कि बताओ, एग्जाम्पल के लिए H2O है, ये पानी का सूत्र है ना, H2O। अब H2O पानी का सूत्र है, तो बताओ लोग कि H2O का मतलब क्या हुआ है। H2O में कितना चीज है, कई गो अणु है पानी का? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये तो हो गया मतलब कि अपना ये ना क्या बोलते हैं, एक अणु में दो हाइड्रोजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है। ये हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे H2O लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का सबसे छोटा इकाई है ये। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक मैं दोबारा ये कर देता हूँ, दिखना तो चाहिए वैसे। दिखने लगा? ठीक है। तो जो ये H2O है, ये पानी का एक अणु है। हम लोग पानी को जब देख, ऊपर से हम लोग को पानी जैसा भी दिखता है, अगर एक हम लोग के पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी हम लोग भर लेते हैं, तो जिस आकार का बर्तन होता है उसी आकार का पानी हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग उसको द्रव बोलते हैं, क्योंकि इसका द्रव होता है, प्रकृति ये द्रव इसका अवस्था है। लेकिन जब इसको हम लोग तो और छोटा 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 करते जाएंगे, तो अंत में हमको पानी का एक क्या मिलेगा, अणु। ये नहीं, अणु, पहले अणु पे रुकेंगे, ठीक है। जब हम लोग पानी को छोटा करते जाएंगे, किसी भी चीज को जब छोटा करते जाते हैं, तो परमाणु सबसे छोटी इकाई होता है, लेकिन उसके पहले क्या मिलता है, अणु। परमाणु उससे भी छोटा में चले जाते हैं लोग, तो हमको पानी का अणु मिला। ध्यान ये देना होता है पानी के अणु पे क्यों रुके, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है जहां पे हमको पानी के बारे में पता चल रहा होगा कि H2O अभी भी ये क्या है, पानी है। अगर इसके बाद भी अगर हम तोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे। अब ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल गया, तो ये पानी नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, कुछ अलग चीज हो गया, तत्व हो गया। या फिर हाइड्रोजन गैस के अणु हो जाएंगे, या ऑक्सीजन गैस के अणु हो जाएंगे, H2O2 कर देंगे तो ये पूरा अलग हो गया है ना। तो यानी कि अगर हमको पानी तक पहुंचना है तो यही हो गया, पानी यहीं पे रुक जाएंगे, इससे छोटा तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे तो फिर अब पानी नहीं रह जाएगा।
अगर पानी होना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर H2O के रूप में रहना होगा। नहीं लाया जा सकता है, वो कठिन प्रक्रिया होती है और वही सब हम लोग देखने वाले हैं कि वो सब चीजें कैसे कैसे एक दूसरे में बदलता है। तुम लोग का क्लास में पढ़ लियो कि नहीं ये सब, ये पहला चैप्टर? अरे फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है। मैं सोचा कि नहीं पढ़े लोग। तोड़ा जा सकता है, सब चीज को तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। परमाणु, अणु, यहाँ तक कि परमाणु को तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकाला जा सकता है, ठीक है। हमने देखा भी था, हमने कौन सा मॉडल था जिसमें देखा था, जिसमें से कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे या अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे? रदरफोर्ड के मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फा पार्टिकल निकल रहा था ना। तो अल्फा पार्टिकल का ही उपयोग करके हम लोग ये काम कर रहे थे पूरा। तो ये सारी चीजें निकल सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टूट नहीं सकता है, पूरा पूरा टूट सकता है। लेकिन अभी हम लोग को जस्ट यहीं तक तोड़ना है कि पानी पानी रहे, ठीक है। तो हमने H2, हमारे पास एक गिलास है, उस गिलास में बहुत सारा पानी रखा हुआ है। जब हम लोग उसको छोटा करते गए पानी, बहुत ये देखेंगे एकदम माइक्रोस्कोप से भी और छोटा कर करके देखेंगे, तो हमको लास्ट में पानी का अणु मिलेगा। अणु मिलने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी ये जो एक है ना H2O, इसमें क्या है? पानी का गुण है, ठीक है। ये अभी भी पानी है, ये हम लोग को ये समझ में आना चाहिए। और क्या होता है? पानी है तो हम लोग को मालूम है, पहले से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है H2O। H2O का मतलब क्या है? पानी का कई गुण अणु लिए हैं हम अभी हम? एक। ये कैसे पता चल रहा है कि एक अणु है? हाँ, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि यहाँ पे एक है ना, ये वाला। इससे पता चल रहा है कि ये पानी का एक अणु है। हमने ये सब चीज पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट मैं रिवीजन के लिए एक बार बता रहा हूँ। पहले जो सारा वीडियो भेजा था वो सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब 9th क्लास में। किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेना लोग अभी। तो पानी का ये एक अणु है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पानी का एक अणु है। तो अगर अब कोई पूछेगा कि इस एक अणु में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? दो परमाणु है हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का कई वो है? एक परमाणु है ऑक्सीजन का। अगर मैं इसी चीज को क्या करता हूं यहाँ पे, मेरा मन किया कि नहीं नहीं, अब मैं से काम नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे है तो अपने पास H2O, लेकिन मैंने इधर क्या किया कि 10 लिख दिया। अब बताओ कई अणु है अपने पास? 10, जल का 10 अणु हो गया। और जल का जब 10 अणु है तो हाइड्रोजन का कई गो परमाणु है? 20, और ऑक्सीजन का 10। ये हम लोग को मालूम चलता है, पहले से हम लोगों ने ये सारा चीज पढ़ रखा है। इसके अलावा हम लोगों ने मोल में क्या पढ़ा हुआ था? मान लेते हैं कि ये बताओ लोग कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ये अणु है तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना। कितना होगा? हैं? 18। 18 क्या चीज? एक अणु का द्रव्यमान बताना है, 18 क्या चीज होगा? केजी? ग्राम? यू होगा, है ना, यू। क्योंकि हम लोगों ने एक अणु का बताया यहाँ पे। एक अणु पानी का कितना द्रव्यमान होगा? 18 यू। कोई बोलेगा कि 10 का कितना होगा? तो 180 यू, है ना। इसको एमयू बोलो चाहे यू बोलो, बात एक ही है। एमयू को ही छोटा में यू बोला जाता है, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट बराबर है। अब मान के चलते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि इसी 18 को 18 ग्राम लिख देंगे। जब एमयू को ही, एक अणु के द्रव्यमान को ही ग्राम में लिखते हैं, तो इधर संख्या कितना हो जाता है पानी का? अब कई वो पानी का अणु है 1 ग्राम या 18 ग्राम में? 1000। कितना होगा? दो गुने एवोगाड्रो नंबर था, 2.023, शायद 10 के पावर 23, ऐसा कुछ था, है ना। हाँ, तो एक मोल होता है ये क्या होता है? एक मोल। कि जब भी किसी यू को ग्राम में बदल देते हैं तो इधर वाला अणु का संख्या कितना हो जाता है? अणु, आयन, चाहे कुछ भी हो, उसका संख्या कितना हो जाता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, मोल के बराबर हो जाता है ये।
तो हमने यहाँ पे 1 मोल कर दिया। 18 ग्राम कहने का मतलब कितना हो गया, ये 1 मोल हो गया। 1 मोल में इतना पानी है, हम लोग को पता चल गया। कोई बोला कि मेरे पास 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब हम लोग क्या पता कर लेंगे कि कितना उसके पास संख्या है। मोल जो है ना संख्या बताता है, इतना संख्या। क्या ये बताओ कि 1 मोल हम किसी भी तत्व का ले लेंगे तो क्या उसका द्रव्यमान सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? हाँ, तो द्रव्यमान सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? 1 मोल मान लो कि हम ऑक्सीजन लिए और 1 मोल हमने हाइड्रोजन लिया, सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा द्रव्यमान? अलग अलग रहेगा, है ना। ये नहीं हम लोग सोचेंगे कि हम लोग के पास 1 मोल है तो सबका द्रव्यमान सेम हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल है तो 1 केजी, ऐसा नहीं। 1 मोल संख्या है ना। अब 1 मोल अगर हम लोग हाइड्रोजन का लिए हैं तो उसका अलग होगा, 1 मोल अगर ऑक्सीजन का लिए हैं तो उसका अलग होगा। ये सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पहले पूरा चीज ये पढ़े हुए हैं लोग। उसका जस्ट एक थोड़ा सा ये सब रिवीजन है कि ये ऐसे ऐसे होता है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा हुआ था? हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि मान लेते हैं कि अपने पास ये हाइड्रोजन है, चाहे मान लेते हैं कि सोडियम है। सोडियम सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, 2 8 और 1 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 8 और 1 होता है। 11 क्या होता है इसका? 11 होता है इसका परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या जब 11 होता है तो इसका परमाणु संख्या से हम लोग को क्या क्या चीज पता चल जाता है? नहीं, परमाणु संख्या से नहीं मालूम चलता है। परमाणु संख्या से सिर्फ क्या मालूम चलता है? इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या है। न्यूट्रॉन का संख्या मालूम नहीं चलता है ना। हाँ, द्रव्यमान में से घटाना पड़ेगा, तो द्रव्यमान तो मालूम चला नहीं, मैंने सिर्फ परमाणु संख्या बताया था। तो परमाणु संख्या से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है और प्रोटॉन का पता चलता है कि इतना इलेक्ट्रॉन इतना प्रोटॉन। हमने ये भी देखा था कि किसी परमाणु पे अगर प्लस माइनस होता है तो किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से कि प्रोटॉन की वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर किसी परमाणु पे प्लस आ गया है, मतलब कि सोडियम पे एक प्लस आया है, इसका मतलब क्या हुआ है? हैंड रेज करना है, हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। सोडियम पे प्लस आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ है? बताओ रिशु। प्रोटॉन के कारण प्लस, अभी और एक्सप्लेन करो अच्छे से। प्रोटॉन के कारण प्लस हो गया एक मतलब? तुम बताओ रिया। रिया बोल रहे, पारुल। बताओ। हाँ, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ये चीज है इसका। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही आना जाना लगा रहता है। अब प्रोटॉन क्यों नहीं आता जाता है? अंदर रहता है, नाभिक में, नाभिक में रहता है, उसको जल्दी। हाँ, जैसे कि हमारे समाज में होता है कि औरतें घर के अंदर रहती है, उनको बाहर जल्दी निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो काइंड ऑफ ये है, ठीक है ना। वो तो फिर भी निकल सकती है, ये इतना आसानी से नहीं निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक। किसके साथ रहता है नाभिक में? न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में अपना पूरा ये रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये क्या करता है? बाहर में गोल 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 चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को पता है। जब किसी चीज पे प्लस माइनस होता है तो ये काम इलेक्ट्रॉन ही करवाता है। सोडियम के बारे में हम लोग को पता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? 23, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता नहीं ये कैसे रहता है। तो परमाणु संख्या मतलब कि प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर, कितना? 11 11। और न्यूट्रॉन का संख्या कितना रहता है? 12 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन का संख्या। अब इसका जब जेड निकालते हैं, जेड मतलब कि परमाणु, नहीं जेड क्या ही बोले, मतलब इसका द्रव्यमान जब निकालेंगे तो द्रव्यमान निकालेंगे तो किसको किसको जोड़ेंगे? न्यूट्रॉन ले लेंगे 12 को, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं, द्रव्यमान निकालने के लिए किसका?
प्रोटॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, इधर उधर जाने से भी ज्यादा मतलब नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि बहुत हल्का होता है। ठीक है ना। यहाँ तक ये शायद ये 1,000 या कितना गुना हल्का होता है ये। अब एक जगह एक, हाँ, एक जगह 1 केजी है, एक जगह 1,000 केजी है, तो हम किसको छोड़ देंगे? 1 केजी को छोड़ देंगे। ठीक है। वास्तव में मैटर करता है, लेकिन इतना कम है कि मैटर नहीं करता है। तो ये यहाँ पे बात आ जाती है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। 10 गो इलेक्ट्रॉन आ जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमाणु के द्रव्यमान पे, और उसमें से 10 गो इलेक्ट्रॉन चला जाए तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो हम लोग जब परमाणु द्रव्यमान निकालने जाते हैं तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के बताते हैं कि 23, है ना। इसलिए अगर सोडियम है तो सोडियम है और सोडियम प्लस है, दोनों में बात करेंगे। तीनों यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट। बताओ, सोडियम में प्रोटॉन कै गो है? प्रोटॉन 11 गो। इधर सोडियम प्लस में कै गो प्रोटॉन है? 11। इलेक्ट्रॉन बताओ, सोडियम में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 11। सोडियम प्लस में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 10। एक भग गया, है ना। एक भग गया, इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम प्लस हो गया है, एक निकल गया है इलेक्ट्रॉन इसका। सोडियम प्लस हो गया ना। सोडियम प्लस का मतलब ही क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। हाँ, पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं लोग। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कै गो? 12। यहाँ पे कै गो सोडियम प्लस में? 12। इसीलिए अगर हम लोग जब द्रव्यमान देखेंगे तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा कि सेम सेम? सेम होगा। अलग अलग कैसे होगा? सेम होगा, है ना। दोनों का द्रव्यमान सेम सेम होगा, हाँ। और यहाँ पे ये 10 आया है, इसीलिए इस पे एक प्लस आया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसमें से न्यूट्रल कौन था, उदासीन कौन था? सोडियम की सोडियम प्लस? सोडियम। सोडियम उदासीन था, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम प्लस को समस्या हो गया है, क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, है ना। ठीक है। हमने एक और चीज देखा हुआ था, और हम लोग को पता था कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्यों भागता है। यहाँ पता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। के में 2, एल में 8, एम में एम। 8 रस में रह के किसके जैसा बनना चाहता है? अक्रिय गैस, नियोन के जैसा, है ना। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ देना चाहता था, ये छोड़ के भाग, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया गया, तुम निकलो। ठीक है। अपना थोड़ा सा उसके जैसा हो गया, थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, थोड़ा ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है। दूसरा, हम लोगों ने एक और एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं लोग, क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2, 8, 7। ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या कितना होता है? 17। और द्रव्यमान कितना होता है? शायद 35। तो अगर 35 द्रव्यमान होता है तो क्लोरीन का प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों कितना होगा? 17। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 18। अब हम लोग क्लोरीन का देखेंगे। क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहता है कि छोड़ने के चक्कर में? एक इलेक्ट्रॉन लेता है ये, है ना। इसका क्या रहता है कि किसी प्रकार से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो माइनस बना देगा, ताकि 2, 8, 8 बन जाए। किसके जैसा हो जाए? नियोन के जैसा नहीं, आर्गन के जैसा। 18 आर्गन का होता है। ठीक है, ये आर्गन के जैसा होना चाहता है। जी, सोडियम नियोन के जैसा होना था। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे ही काउंट करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो बताओ क्लोरीन में कितना प्रोटॉन? 17। क्लोरीन माइनस में कितना प्रोटॉन? 17। भाई ये नहीं, 17 ही, क्योंकि प्रोटॉन को अंदर में रहना है। उसका तो कम बेसी जल्दी हो ही नहीं सकता है, आसान नहीं है कि कम ज्यादा हो जाए। प्रोटॉन, प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है ना। ये तो निकल ही नहीं सकता है। किसी पे प्लस आया है या माइनस आया है, किसकी वजह से ये सब हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा, प्रोटॉन कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है। बहुत मुश्किल होता है प्रोटॉन कम ज्यादा होना। किस केस में कम ज्यादा होता है प्रोटॉन?
जब परमाणु बम पटकता है लोग ना, परमाणु बम की अभिक्रिया में प्रोटॉन कम ज्यादा होता है, ठीक है। जब परमाणु बम ये होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना होगा क्लोरीन में? 17 ही रहेगा। क्लोरीन माइनस में कितना होगा? 18। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसने, है ना। न्यूट्रॉन 18 18। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को पता है, पहले से हम लोगों ने देख रखा था, जब उस समय पढ़ रहे थे लोग तो। सोडियम और क्लोरीन, एक अब देखो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या हवा में से आ जाएगा? नहीं आएगा। हमने पहले ही देखा था, लोग दुनिया में कुछ भी हवा में से नहीं आता है। जो दुनिया में है उसी में से कोई चीज किसी को देता है, कोई किसी से लेता है, कोई किसी को दे देता है। कोई चीज ऐसे तो आ नहीं जाता है ना हवा में से। बोलते हैं लोग कोई चीज नया पैदा हुआ है, पैदा क्या हुआ है? कुछ मरा होगा जरूर, तभी जाके कुछ पैदा हुआ होगा, है ना। बना होगा। जब तक से कुछ बिगड़ेगा नहीं तब तक से कुछ नया बनेगा नहीं। तो अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है तो जरूर किसी न किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अगर नहीं देगा तो क्या इसको मिल जाएगा क्या एक इलेक्ट्रॉन? नहीं, मिल ही नहीं सकता है। तो ये काम किसने किया? सोडियम ने किया था और क्लोरीन ने, आपस में इन दोनों में दोस्ती हो गया। क्यों दोस्ती हो गया? क्योंकि दोनों में दोस्ती इसलिए हो गया क्योंकि एक को देना था, एक को लेना था। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना था, इसने दे दिया। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसको मिल गया। बोला चलो बढ़िया है हम लोग का दोस्ती। बना NaCl। हम लोग को क्या मिला बदले में? इन दोनों को मिलने पे नमक। बिना उसके हम लोग का काम नहीं चलता है ना। तो हम लोग को नमक मिल गया खाने के लिए। तो ये हो गया अपना यहाँ पे रिएक्शन पूरा। ये बताओ, सोडियम क्लोराइड है, ये NaCl बोला जाता है। ये इसका एक ये इसका आयनिक द्रव्यमान निकाला जाता है। आयनिक द्रव्यमान इसका कितना होगा? 23 प्लस 35। शायद 35.5 होता है, लेकिन हम लोग 35 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो 5 3 8 और 3 2 6, 68 हो गया ना। 58। ठीक है, 58। तो ये 58 U हो गया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अगर 1 मोल चाहिए होगा तो कितना ग्राम? 58 ग्राम। अगर 58 ग्राम ले लेंगे तो हमारे पास 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल मतलब कितना? हम लोगों ने ऊपर देख रखा था उतना, 6.023। हाँ। अब मान लो कि अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। इसका कितना इसका अगर मेरे पास 8 मोल लिए हैं, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन ये बताना है तुम लोगों को कि कार्बन कितना ग्राम होगा, कि कार्बन कितना ग्राम होगा, ग्राम में बताना है। और ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, ग्राम में बताना है। नहीं समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी शुरू ही किए हैं लोग, नहीं समझ में आएगा पूछना है। डरना नहीं है, भागना नहीं है। कि क्या पढ़ाना शुरू कर दिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वही होता है। 2 पॉइंट। अच्छा, 6.022 होता है। हाँ ठीक है, 6 होता है, सही बात। 6.023 × 10⁻23। ठीक है। उसको सुधार लेना लोग, जो ऊपर में हम लोगों का एवोगाड्रो नंबर जो गलत था। तो हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है कि अगर हमारे पास 8 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन उसमें कितना ग्राम होगा और ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा। डरना नहीं है, आराम से इसको समझना है। नहीं समझ में आएगा पूछना है, बताने के लिए हम तैयार हैं। टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ जाएगी चीजें। मजा आएगा समझ में आएगा तो। आसान है। 8 मोल लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कई ग्राम कार्बन होगा, कई ग्राम ऑक्सीजन होगा। बन रहा है क्या कि बता दें? 96, क्या चीज 96? 96 ग्राम कार्बन।
ठीक है, देखते हैं। ऑक्सीजन मैंने परमाणु के रूप में ही बोला था, कार्बन भी परमाणु के रूप में बोला था। ठीक है, देखते हैं लोग। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, बता रहे हैं इसको। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का हमको 8 मोल दिया गया है। एक अच्छा ये बताओ, कार्बन का एक कार्बन का परमाणु, इसका कितना होता है परमाणु, आणविक द्रव्यमान, चाहे इसका द्रव्यमान कितना होता है एक कार्बन अणु का या परमाणु का? 12 U। 12 U होता है ना? अगर अपने पास कार्बन का एक परमाणु है तो 12 U होगा ना? ठीक है। तो अगर अपने पास 12 ग्राम ले लेंगे कार्बन, तब कितना होगा अपने पास कार्बन? 1 मोल हो जाएगा। यानी कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम। यानी कि एक कार्बन, जब कार्बन का एक परमाणु था तो 12 U था। और जैसे ही हम उसको ग्राम में बदले थे, जब इधर ग्राम में बदलते हैं तो इधर मोल में बदल जाता है। तो 1 मोल कार्बन हो गया, और 1 मोल कार्बन कहने का मतलब भी हम लोग को पता है कि इतना संख्या हो गया कार्बन का। मोल का मतलब कुछ नहीं, हमने पढ़ा था लोग, मोल मतलब क्या, दर्जन। जैसे 1 दर्जन केला खरीदते हैं, 1 दर्जन कॉपी खरीदते हैं, ऐसे ही 1 मोल कोई चीज खरीदेंगे। तो मोल जस्ट काउंटिंग है। 6.023 इंटू 10⁻23। जब कोई चीज संख्या में हो जाता है तो उसको कितना बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं। जैसे कोई चीज 12 को हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं कि 1 दर्जन। तो वैसे ही जब कोई चीज इतना संख्या हो जाता है 6.023 गुना 10⁻23, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि अब वो चीज कितना है, 1 मोल है। तो जब हाँ, तो जब 1 मोल कार्बन ले लिए तो वो 12 ग्राम का होगा। हमको पता चल गया कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम रहता है। ऐसे ही बताओ ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U। 16 U होता है ना, 8 दूनी 16। तो अगर हम लोग 16 ग्राम ले लेंगे तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा ना? 1 मोल हो जाएगा। अब वही यहाँ पे हम लोग को काम कर देना है सीधे। देखो, हमारे पास ये बोला गया था कि 8 मोल क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब 8 मोल CO2 दिया गया है, तो कई मोल कार्बन होगा? 8 मोल कार्बन होगा, है ना? दिख रहा है ना ये? जब 8 मोल संख्या ही तो है, अगर 8 मोल हमारे पास CO2 दिया गया है, तो 8 मोल क्या होगा, कार्बन होगा। और O2 कितना मोल होगा, O2? 8 मोल। नहीं नहीं, हम O2 बोल दिए, जब O2 मोल दिए तो 8 मोल। और O कितना हो जाएगा, 16 मोल, है ना? O2 8 मोल हो जाएगा, और O कितना मोल हो जाएगा, 16 मोल। तो हमने यही पूछा था, कार्बन का मोल पता चलना चाहिए ऑक्सीजन का। अब जब पता चल गया कि कार्बन 8 मोल है और ऑक्सीजन 16 मोल है, तो अब हम लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं ना कितना कितना वजन होगा। 1 मोल कार्बन का कितना ग्राम था, 12 ग्राम। तो 8 मोल कार्बन का कितना होगा, 12 बटे 96, सही हो गया कार्बन का। इसके बाद ऑक्सीजन का देखना है। 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम था, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से 16 में 16 गुना करेंगे, कितना आएगा, 256। तो 256 आ जाएगा, है ना? 128 ऑक्सीजन हो जाएगा, O2। तो ये 256 आ गया, ये अपना। तो दोनों, इसमें किसी को डाउट? हाँ ठीक है, एक बार और देख लो। इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है ना, हम लोगों ने जस्ट इसको काउंटिंग किया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना लोग। मैंने क्या बोला कि 8 मोल जब ये था तो हम ये बोलने के लिए ठीक था कि कार्बन इतना मोल हो गया और ऑक्सीजन इतना मोल हो गया। मैं अगर ये बोलता कि मेरे पास 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मेरे पास 10 ग्राम कार्बन होगा और 20 ग्राम ऑक्सीजन होगा? क्यों नहीं बोल सकते हैं? मान लो यहाँ पे बता रहे हैं इस चीज को। दोबारा से वीडियो भी देख लेना लोग, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको एक बार देख के ही पूछ सकते हो लोग। जैसे कि CO2 है अपने पास। CO2 जब मैंने 8 मोल बोला, है ना? तो ये आसान था अपने लिए बोलना कि
8 मोल क्या चीज है? कार्बन है। और 16 मोल अपने पास क्या चीज है? ऑक्सीजन है। बोलना आसान था ना? लेकिन मैं अगर ये बोल दूं कि मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन CO2 है, तो क्या ये बोलना आसान होगा कि अपने पास 8 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम क्या चीज है? ऑक्सीजन। क्या ये सही है? क्यों नहीं है सही? कौन बताएगा एक्सप्लेनेशन? क्यों नहीं है सही? तीन से भाग देने पर भी गड़बड़ हो जाएगा। बात तो यहाँ पर ये है। ठीक है। 3 से भाग देने पर भी गड़बड़ हो जाएगा। और सबसे पहले तो ये भी दिख रहा है, मैंने 8 ग्राम लिया ही था, और 8 ग्राम में 8 ग्राम कार्बन कैसे हो जाएगा? हाँ, ये तो पहले तो ज्यादा ही हो गया, तो पहले तो ये गड़बड़ हो गया कि 8 में 8 ग्राम, ये तो हो नहीं सकता है, तो पहला नंबर तो ये गड़बड़ हो गया। दूसरा नंबर क्या गड़बड़ हुआ कि जो ये बोल रहे थे कि पहली बात कि 3 भाग कर देंगे, ये 3 भाग वाला नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि 3 भाग करने का मतलब क्या हुआ कि तुमने क्या की कि कार्बन डाइऑक्साइड को 3 भाग में तोड़ दी, कि एक भाग कार्बन, एक भाग ऑक्सीजन और एक भाग और ऑक्सीजन। यही ना? द्रव्यमान अलग अलग है तो हम बराबर बराबर बांट नहीं सकते हैं, है ना? तो वो भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी ग्राम को ऐसे ऐसे तोड़ के बराबर बराबर नहीं बांट देना है। मैं इस चीज को इसलिए बताया क्योंकि जब दिमाग को पता नहीं रहता है कि गलती क्या हो रहा होता है, तो गलती को भी दिमाग क्या मान लेता है? सही मान लेता है ना? अगर दिमाग को किसी को ये ना पता रहे कि ये चीज गलती है, तो आदमी गलती को एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में सही बोल देता है कि नहीं नहीं यही सही है। इसलिए मैंने इसको चेक करा दिया कि नहीं ये गलती है ना? अपने अगर अपने पास 8 ग्राम है तो हम इसको सीधे सीधे तोड़ ही नहीं सकते हैं। ग्राम से ग्राम में तोड़ा ही नहीं जा सकता है, संख्या में बात किया जा सकता है कि अगर अपने पास 8 मोल, 8 मोल क्या चीज था? ग्राम था कि संख्या था? संख्या था। इसलिए हमने इसको आसानी से बोल दिए कि 8 मोल कार्बन होगा, 16 मोल ऑक्सीजन होगा। कोई आके नहीं तो यहाँ पे भी बोल देगा कि अरे 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड था, तो 8 मोल कार्बन हो गया, 16 मोल ऑक्सीजन हो गया। अब तो ज्यादा हो गया ना, ये तो 8 ही मोल था और ये तो 32 मोल हो गया। क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है? नहीं है सही, है ना? भाई 8 मोल ठीक है कि 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड था तो हम ये पूरा को काउंटिंग कर रहे थे। अभी जो हम यहाँ पे 8 मोल काउंटिंग कर रहे हैं, तोड़ के काउंटिंग कर रहे हैं, एक एक कार्बन को गिन रहे हैं। यहाँ पे जो 8 मोल गिने थे, किस चीज को गिने थे? पूरा CO2 के एक एक अणु को गिने थे। कार्बन डाइऑक्साइड के एक एक अणु को गिने थे। यहाँ पे जो 8 मोल गिने हैं, एक एक कार्बन के अणु को गिन रहे हैं। और हमको पता है कि जय को कार्बन डाइऑक्साइड का अणु होगा, तो को कार्बन का परमाणु भी होगा। इसीलिए ये भी 8 मोल, ये भी 8 मोल। हमको ये भी पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 2 गो अणु है, तो ऑक्सीजन का उसमें 4 गो परमाणु होगा। इसीलिए अगर 8 मोल है तो ये 16 मोल होगा, है ना? तो ये ग्राम वाला काम नहीं हो सकता है। ऊपर में देखो, हमने जो ये वाला चीज, हाँ ग्राम वाला बताते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे जो मैंने बोला था, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हमने निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड का कुल वजन कितना निकल के आया 8 मोल का? 93 + 256 करना पड़ेगा ना? 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 × 5 = 14, 1 × 15 की 5 हासिल 1, 352। यही हो जाएगा ना 352 ग्राम? ये चेक करो तो क्या सीधे सीधे हमारा 352 ग्राम आएगा? नहीं आएगा। एक एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का? नहीं नहीं, उतना नहीं करना है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा ना? 44 ग्राम 1 मोल का हो जाएगा ना? 1 मोल का 44 ग्राम होगा, तो 8 मोल का कितना होगा देखते हैं गुना करके। 8 चौके 32, 44 में 8 से गुना कर देते हैं, चूंकि 8 मोल लिए हुए हैं।
तो 8 चौका 32 की 2 हासिल, हासिल क्या 3, 8 चौका 32, 32, 33, 34, 35 आ तो गया सेम ना। आना ही था, गड़बड़ नहीं आना था, है ना। 352 ग्राम आना ही था। यानी कि जो मैं 8 मोल बोला था कि 8 मोल में बताओ कितना कितना ग्राम है, तो तुम लोग को ये बताना था कि 96 ग्राम कार्बन और 256 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि कुल 352 ग्राम। और हमने उल्टा भी देख लिया कि 352 ग्राम इधर से भी आ गया ना। जब 8 मोल लिए थे तो कि 352 ग्राम ही लेके चले थे, यही 352 ग्राम वही आना ही था बराबर। गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, चाहे इधर से करे चाहे उधर से करे, कहीं से करे गड़बड़ नहीं हो सकता। गड़बड़ तभी होता है जब हम गड़बड़ नियम लगाते हैं या नियम को गड़बड़ समझते हैं, है ना। इसमें कोई डाउट? 1-2 मिनट। क्या चीज? अच्छा, कैसे निकाल दिए फर्स्ट? क्या चीज मतलब कि फर्स्ट नहीं निकाल पाए, उसका एग्जांपल बताना कौन सा पॉइंट। हाँ, एक बार देखो देखो ध्यान से देखना इस चीज को। एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ लोग, ध्यान से देखना लोग, माइक बंद कर लो। एक बार बताते हैं ध्यान से, माइक बंद कर लेना। हाँ, हमारा ये क्वेश्चन था, सीधे इसको रिवाइज करा देते हैं 1 मिनट में इसको। वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी देखना लोग, नहीं समझ में आएगा तो फिर अच्छे से डाउट पूछना थोड़ा सा। एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बोला था कि अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने पास क्या चीज़ है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना मोल है? 8 मोल है। मैंने ये बोला था कि अपने पास 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, और मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि ये बताना है कि कितना ग्राम कार्बन का होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन के परमाणु का होगा। ओ का ग्राम पूछा था मैंने और कार्बन का ग्राम पूछा था। तो और हमारे पास दिया गया था कि 8 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कार्बन का परमाणु का 12 U होता है, ठीक है, उसका परमाणु द्रव्यमान। तो 1 मोल कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल अगर हमारे पास होगा तो 12 ग्राम उसका वजन होगा, 1 मोल कार्बन का। उसी प्रकार से एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 U होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम। यानी कि अगर अपने पास 1 मोल ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम होगा, अगर अपने पास 1 मोल कार्बन है तो 12 ग्राम होगा। अब हमारे पास ये दिया गया था कि हमने हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था? 8 मोल। तो जब 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था तो कितना मोल कार्बन दिया गया था? 8 मोल। और हमको ये पता है कि 1 मोल का कितना होता है? 12 ग्राम। तो 8 मोल का कितना होगा? 96 ग्राम। ठीक है। इसी प्रकार से हमको पता चल गया कि 8 मोल जब कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना मोल है उसमें? 16 मोल। ठीक है, तो ये 16 मोल है ऑक्सीजन का परमाणु। और 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान? 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का 16 ग्राम। तो यहाँ पे पहले ही से ये 16 ग्राम, 16 मोल, तो 16 × 16 कितना ग्राम? 256 ग्राम। तो कुल मिला के 352 ग्राम अपना हो जाएगा। और यही अपना उत्तर था कि 96 ग्राम कार्बन का हो गया और 256 ग्राम इसका हो गया। अब दूसरा चीज हमने ये भी देखा कि अगर हम लोग को डायरेक्ट देखें तो भाई 96 ग्राम कार्बन है, 256 ग्राम ऑक्सीजन है, कुल मिला के 352 ग्राम है। तो पहले भी तो 352 ग्राम होना चाहिए ना। बिना 352 ग्राम के तो 352 ग्राम हो नहीं सकता है। हम लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान समाप्त हो ही नहीं सकता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। तो हमको पता है कि अगर एक कार्बन का अणु रहेगा तो उसका कितना होगा? 44 U। 44 U कैसे आया देखो। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का 44 U कैसे आता है? ऐसे आता है, इसका ले लेंगे हम लोग। एक कार्बन का होता है, एक कार्बन का कितना होता है? 12।
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और दो गो है यहाँ से, ये बीच में प्लस रहेगा, 12 + 16 × 2, तो ये कितना आएगा, 12 + 32 = 44, ठीक है। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का है 44 U। तो एक अणु का जब 44 U है तो एक मोल का कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक है। तो जब एक मोल का 44 ग्राम है तो 8 मोल का कितना होगा, 352 ग्राम। तो हम लोग 352 ग्राम लेके चले थे, ठीक है ना। हम लोग 352 ग्राम लेके चले थे, और बांट के देख लिए तो एक का 96 आया, एक का 256 आया। इसमें तुम लोग करके देख सकती है, जो तुम बोल रही थी पारुल, कि इसको 3 से भाग करके देख लेंगे, 3 से भाग करेंगे ना तो ये 96 और 256 नहीं आएगा, गलती आ जाएगा कुछ। द्रव्यमान अलग अलग है तो बराबर में बांट नहीं सकते हैं, समझ में आया ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ तक का काम। लगभग लगभग हम लोगों ने सारा चीज रिवाइज कर लिया है, यही था रिवीजन के लिए। कल हम लोग इसके आगे पूरा पढ़ेंगे लोग, 10वां क्लास का केमिस्ट्री इसके आधार पर ही आगे चालू होगा। क्या चीज, ग्राम वाला बता देते हैं। ग्राम वाला कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा साधारण सा नियम रहता है। नियम ये रहता है कि हमको यू निकालने आना चाहिए। हमारे पास दो गो इकाई है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। हमने पढ़ा था, जो इसने भी नहीं पढ़ा था इस चीज को ध्यान से समझ लेना लोग। दो इकाई है अपने पास, जैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले जब पढ़ रहे थे लोग तो उस समय एक्सप्लेनेशन किए थे लोग। क्या चीज, मान लो कि हम लोग सुनार के दुकान पे गए हैं सोना खरीदने के लिए। तो क्या सोना खरीदने जाते हैं तो सोना खरीदने वाला जो बेचने वाला जो दुकानदार होता है, क्या वो बड़ा बड़ा केजी का बटखरा और पत्थर लेके बैठा रहता है सोना तौलने के लिए? छोटा से छोटा, है ना, एकदम छोटा से छोटा या तो रखेगा, या तो मतलब कि सीधे सीधे मशीन रखे रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक ग्राम भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, है ना। यहाँ तक कि 1 ग्राम से भी कम चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए, अगर वैसा भी है तो। अगर मान लो कि हम आलू खरीदने गए हैं और फिर वहां पे सुनार वाला मशीन लेके बैठे, तो क्या सही बात है? नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो 10 ग्राम, अगर हमको 20 ग्राम 25 ग्राम ज्यादा आलू मिल जाए तो क्या आलू वाला कल मर जाएगा? नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 10 ग्राम ज्यादा आलू दे देगा तो। लेकिन सोचो सुनार अगर गलती से 10 ग्राम ज्यादा सोना दे दिया, 10 ग्राम सोना मतलब कितने का सोना, शायद, हाँ पता नहीं कितने का होगा, मेरे को मतलब नहीं रहता है। वो बहुत ज्यादा ही का होगा कुछ, ठीक है ना, कई लाख का हो जाएगा क्या पता। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा उसको। तो मतलब ये हुआ कि अलग अलग वस्तु पे डिपेंड करता है कि क्या क्या उसका चीज है ना। तो जो हमारा जो परमाणु है, परमाणु तो भाई सोना का जो सोना खरीदने जाते हैं उससे भी छोटा है। तो हम लोग आम तौर पे जब परमाणु का भार का बात करेंगे तो हम लोग केजी और ग्राम में तो बात नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो हम लोग आम तौर पे किस में बात करते हैं लोग, यू में। यू, या उसी को हम लोग बोलते हैं AMU, है ना। पानी का एक अणु लिए, H2O, ये एक पानी का अणु है, तो इसका कितना होता है द्रव्यमान, 18U, ठीक है ना। 18 MU चाहे यू बोलते हैं लोग छोटा में। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक अणु का 32U होगा ना। अगर अपने पास एक कार्बन का परमाणु है तो कार्बन के परमाणु का कितना हो जाएगा, 12U। तो ये सब हम लोग एक एक परमाणु ले रहे हैं, अभी हम लोग परमाणु गिन रहे हैं, समझ जाओ। एक हाइड्रो ऑक्सीजन का परमाणु लिए थे, एक कार्बन का परमाणु लिए थे, और एक ऑक्सीजन का अणु लिए थे। यहाँ पे एक पानी का अणु लिए थे, 1H2O। एक ऑक्सीजन का अणु लिए थे, 1O2। एक कार्बन का परमाणु लिए हैं, 1C। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया एक 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 का बात। अब जैसे ही हम लोग जाते हैं मोल में, तो क्या करते हैं कि मोल का मतलब होता है सीधे संख्या, मोल में संख्या फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब एक कार्बन का था, यहाँ पे एक पानी का अणु था, एक मोल अब ले लेंगे हम, एक मोल लिए, क्या चीज, एक मोल H2O। एक मोल H2O लिए हैं मतलब क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 H2O लिए हैं, गिनती संख्या। तो जैसे ही हम इसको एक से एक अणु से एक मोल में बदलते हैं तो इधर वाला यू किस चीज में बदल जाता है, ग्राम में। बस यही नियम होता है। अगर हम लोग एक मोल ले लेंगे ऑक्सीजन का तो ये क्या हो जाएगा, 32 ग्राम।
जब यहाँ पे एक मोल ले लेंगे कार्बन का तो ये कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। और सोचो क्या इसमें ज्यादा होगा, 12 ग्राम ज्यादा है कि 12 यू ज्यादा है? 12 ग्राम ज्यादा है, 12 यू तो बहुत कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। ठीक है ना, तो ये रिलेशन रहता है इसका। और इसी रिलेशन के आधार पे ये आगे आगे बढ़ता है। हम लोग को बस यही रिलेशन याद रखना होता है कि ये ऐसे ये काम करता है। लिस्ट मैंने भेजा था, दोबारा से लिस्ट भेज दूंगा, जिसमें हम लोग ये सारा चीज पूरा डिटेल्स में पढ़े हुए थे लोग। जिसने को भी नहीं समझ में आया है, जिसने भी नोट्स नहीं बनाया है, उस चीज को देख लेना लोग। ठीक है, क्योंकि फिर कल हम लोग इसके आगे अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे लोग, कैसे कैसे अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है ना, वो सारा चीज हम लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि कैसे कैसे ये सारा चीज हो रहा है, पूरा अभिक्रिया कैसे कैसे हो रही है। तो ये हो गया अपना यहाँ तक का। और कोई डाउट बताओ लोग, और कोई डाउट है क्या इसके आधार पर? इसको सोच के और कोई अगर डाउट है तो हाँ, कल इसको देखना लोग कि ये कैसे काम होता है, यही रिवाइज कराना था। इतना हम लोग का रिवाइज हो गया तो ये सही हो गया। तो ये अपना, हाँ बोलो, कौन सा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला, ठीक है उसको बता देते हैं।